हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैंसर। कैंसर के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में कैंसर जो है वो क्या होता है, एंड इसमें हम ट्यूमर के बारे में जानेंगे जो कि 2 टाइप का होता है। कौन कौन से 2 टाइप हैं इसके वो देखेंगे, एंड देन इसके बाद इसका जो डिटेक्शन है, कौन सा टेस्ट किया जाता है इसके डिटेक्शन के लिए, वो चीज़ भी देखेंगे। एंड देन क्या कॉज है कि किस वजह से कैंसर जो डिजीज़ है वो हो जाती है और इसका ट्रीटमेंट जो है वो क्या है। सो सारी की सारी डिटेल में डिस्कशन जो है हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। कल का जो वीडियो था जिसमें हमने एड्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था, एड्स की फुल फॉर्म, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा किया जाता है एड्स के लिए, एंड देन प्रिवेंशन क्या है एड्स के। सो वो सारी की सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कल के वीडियो में। आई होप कि वो वीडियो देखा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। आज का जो वीडियो है उसमें हम कैंसर के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कैंसर का नाम सुनते ही ना एकदम आत्मा जो है वो कांपने लगती है, ऐसा वाला हो जाता है। और क्यों ना हो, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है। अल्टीमेटली कितना भी इसका ट्रीटमेंट करा लें, कितनी भी मेडिसिन्स जो हैं वो हम ले लें, लेकिन एक स्टेज के बाद क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो काम करना बंद कर देता है और अल्टीमेटली जो भी कोई भी इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर डिजीज़ से सफ़र कर रहा होता है वो क्या होता है, उसकी अल्टीमेटली डेथ ही होती है। सो ये भी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ है। स्लो पॉइजन की तरह चलता रहता है, धीरे धीरे हमारे इम्यून सिस्टम को खाता रहता है, वीक करता रहता है, और फिर अल्टीमेटली एक स्टेज के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बॉडी जो है, इम्यून सिस्टम जो है उसके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो फाइट कर सके किसी भी इन्फेक्शन के लिए, और अल्टीमेटली डेथ जो है वो हो जाती है। तो कैंसर जो है उसमें ऐसा एक्चुअल में होता क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम के साथ क्या होता है, हमारे जो सेल्स हैं उनके साथ ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से कैंसर जो है वो कॉज होता है, और कितना भी हम ट्रीटमेंट कराते हैं फिर भी इससे क्योर नहीं कर पाते हैं। तो क्यों नहीं कर पाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं कैंसर के बारे में। तो क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल हो, चाहे वो फीमेल हो, मेल हो, चाइल्ड हो, किसी भी स्टेज पर हो, हर एक इंडिविजुअल की जो बॉडी है उसमें जो सेल की ग्रोथ है, उसका जो डिफरेंशिएशन है, दैट मीन्स कि सेल का डिवीज़न है जिसको हम सेल का प्रोलिफरेशन के नाम से भी जानते हैं, ये जो प्रोसेस होते हैं वो बहुत ही कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड मैनर में होते हैं। अगर यदि ये प्रोसेस, सेल की ग्रोथ, सेल का डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स कि सेल का डिवीज़न, अगर यदि ये अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, एबनॉर्मली डिवाइड करती रहती हैं हमारी बॉडी की सेल्स, तो क्या होता है कि इस पर्टिकुलर मैकेनिज़्म में जब अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड कर रही होती हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होती है। सो एक कंट्रोल्ड, एक रेगुलेटेड मैनर में सेल की ग्रोथ, सेल का डिवीज़न, सेल डिफरेंशिएशन, ये प्रोसेस जो हैं वो चल रहे होते हैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल की लाइफ में। अगर यदि हम बात करें कि कैंसरस सेल्स जो होती हैं उसमें क्या होता है, तो ये जो सेल की ग्रोथ है, सेल का जो डिफरेंशिएशन है, ये क्या होता है, ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है, अनरेगुलेटेड मैनर में चल रहा होता है। एबनॉर्मली सेल्स जो हैं अच्छा खासा खूब ग्रो कर रही हैं, खूब डिवाइड कर रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे इम्यून सिस्टम को सफ़र करने के लिए मजबूर कर देती हैं और हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाती है। सो क्या होता है कि पहले नॉर्मल सेल की बात करते हैं, फिर कैंसर सेल की बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो इन आवर बॉडी जब नॉर्मल सिचुएशन की बात है, जब कोई भी इंडिविजुअल अच्छा खासा अपनी लाइफ जी रहा है हेल्दी तरीके से, उसको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में क्या होता है कि जो सेल की ग्रोथ है, उसका जो डिफरेंशिएशन है या प्रोलिफरेशन का, या फिर हम कहें कि सेल का जो डिवीज़न है वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड मैनर में चल रहा होता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि भाई जो आर्मी वाले लोग होते हैं उनकी लाइफ बहुत ही कंट्रोल्ड, रेगुलेटेड, डिसिप्लिन मैनर में चलती है, तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में सेल की ग्रोथ, सेल का डिफरेंशिएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा
कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड मैनर में चलता है। लेकिन कैंसर सेल्स जो होती हैं उसमें क्या होता है, तो ये जो मैकेनिज्म है कंट्रोल वाला, रेगुलेटेड मैनर में चलने वाला, ये मैकेनिज्म जो है वो ब्रेक हो जाता है। सेल्स जो हैं वो कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड मैनर में ग्रोथ भी नहीं करती हैं, डिफरेंशिएशन भी नहीं होता, एबनॉर्मली ग्रो कर रही हैं, डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है, ऐसी सिचुएशन होती है कैंसर सेल्स जो है उसमें। सो इन कैंसर सेल्स देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म। कैंसर सेल्स जो हैं उनमें ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है। अब इसकी वजह से, ब्रेक होने की वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैंसरस सेल्स जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज ऑफ मासेस ऑफ सेल्स। अब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर और अच्छे से समझते हैं कि ये एक सेल थी जो कि बहुत ही हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड मैनर में ग्रो कर रही है, डिवाइड कर रही है। एक सेल से बनी दो सेल, जो कि हम सिंपली माइटोसिस के प्रोसेस में देखते हैं। ये बात है नॉर्मल सिचुएशन की। अगर यदि जब सिचुएशन, कंडीशन, मैकेनिज्म जो है ये ब्रेक हो गया, ठीक है, कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड मैनर में नहीं चल रहा है, तो क्या होगा कि ये एक सेल है जो कि बहुत अच्छा खासा ग्रो करेगी, डिवाइड करेगी। तो एक सेल से दो सेल बनी, दो से चार बनी, चार से छः बनी, छः से आठ। सो इस तरीके से सेल जो है वो बहुत ही रैपिडली ग्रो करती है और फिर हमें क्या मिलता है, एक मास ऑफ सेल क्या है, मिल जाता है। ये जो मास ऑफ सेल है जब अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड कर रही थी, तो मास ऑफ सेल जो मिल रहा था उसको हम ट्यूमर के नाम से जानते हैं। सो बहुत सारे लोग कैंसर एंड ट्यूमर में भी क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो ट्यूमर जो है वो भी कुछ अलग चीज़ नहीं है कि ट्यूमर अलग होता है, कैंसर अलग होता है, दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन कैंसर की एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर हमें सेल्स जो हैं वो अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड, ग्रो करके मास ऑफ सेल देती हैं, जिसको हम ट्यूमर के नाम से जानते हैं। लेकिन दोनों ही एक ही चीज़ होती हैं भाई, कैंसर और ट्यूमर दोनों ही एक ही होता है, अलग अलग कुछ नहीं होता है। सो आई होप कि नॉर्मल सेल की सिचुएशन एंड कैंसर सेल की क्या सिचुएशन होती है ये अच्छे से समझ में आया होगा, ट्यूमर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एंड अब हम देखते हैं कि ये जो ट्यूमर है ये दो टाइप का होता है। उस दो टाइप में कौन कौन से, पहले तो देखते हैं कौन कौन से दो टाइप हैं एंड देन उन दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है, ये चीज़ भी हमें देखनी है। सो उसकी तरफ मूव करते हैं। एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। सो ट्यूमर जो है क्या होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। जैसा कि हमने अभी जान लिया कि ट्यूमर जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक जो होता है जिसको हम बेनाइन ट्यूमर्स के नाम से जानते हैं, दूसरा जो है वो होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। इन दोनों में से भी जो मैलिग्नेंट ट्यूमर हैं वो खतरनाक होते हैं। बेनाइन ट्यूमर्स जो हैं ये क्या होते हैं, इस टाइप का जो ट्यूमर होगा, ये जो कंडीशन होगी, इसमें क्या होता है कि नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल बॉडी के किसी भी पार्ट में ये हमें डिटेक्ट हुआ कि ट्यूमर है या फिर कैंसर की शुरुआत है, तो बिनाइन ट्यूमर जो होंगे वहाँ उसमें ये होता है कि कंफर्म हो जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसकी जो सेल्स होती हैं, बिनाइन ट्यूमर वाली जो सेल्स होती हैं, वो अपने ओरिजिनल लोकेशन पर ही बनी रहती हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ना तो वो एंटर करती हैं ना ही मूव करती हैं। और इसकी वजह से जो बॉडी में डैमेज होता है वो भी बहुत ही कम अमाउंट में देखने को मिलता है। बिनाइन ट्यूमर्स जो हैं वो इस तरीके का होता है। सो बिनाइन ट्यूमर क्या है, नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड, कन्फर्म हो जाता है और ये क्या कहते हैं, अपनी ओरिजिनल लोकेशन जो है वहीं पर प्रेजेंट रहते हैं। डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के अदर पार्ट्स में मूव करके नहीं जाते हैं एंड कॉज लिटिल डैमेजेस की वजह से बॉडी में बहुत ही कम लिटिल अमाउंट में डैमेज देखने को मिल सकता है। एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर यदि बिनाइन ट्यूमर है, दैट मीन्स कि ट्यूमर की, कैंसर की अगर स्टार्टिंग है और उस टाइम पर इसका डिटेक्शन हो जाता है तो हम बहुत अच्छे खासे अमाउंट में इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं और वो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा खासा सक्सेसफुल भी हो सकता है। बट अगर यदि मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात की जाए तो ये एक ऐसी कंडीशन है कि जब बहुत ज़्यादा अच्छा खासा सेल का इन्फेक्शन जो है वो फैल चुका होता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इस तरीके से
सेल जो है वो इन्फेक्ट कर चुकी होती है और उस टाइम पर इसका डिटेक्शन होता है तो उसको क्योर करना बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है। सो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होते हैं? मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स, ठीक है, जो डिवाइडिंग सेल हैं उसका मास है, जिसको हम नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स के नाम से जानते हैं। जो मास है प्रोलिफरेटिंग डिवाइडिंग सेल का, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि उसको हम नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स के नाम से जानते हैं। अब ये जो नियोप्लास्टिक ट्यूमर सेल्स होती हैं, दीज सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, ठीक है। इसमें ये बताया गया है मैलिग्नेंट ट्यूमर में कि ये हमारे पास मास ऑफ सेल है जिसको हम नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल के नाम से जानते हैं। ये सेल्स क्या होती हैं? ये बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रही हैं, मीन्स इनमें जो सेल डिवीज़न है वो बहुत फास्ट देखने को मिल रहा है, रैपिडली, बहुत रैपिडली ग्रो कर रही हैं इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद रैपिडली ग्रो करने के बाद ये क्या है, मूव करती हैं, एंटर कर जाती हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, और जो नॉर्मल टिश्यू है, सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज़ हैं, उनको भी डैमेज करती हैं, उनको भी अपने जैसा बना देती हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर में ये कंडीशन देखने को मिलती है, जबकि बेनाइन ट्यूमर जो था उसमें इस तरीके का कुछ था ही नहीं, क्योंकि जो इन्फेक्टेड सेल्स थी वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव ही नहीं कर रही थी, जहाँ पर वो डिटेक्ट हुआ उसी ओरिजिनल लोकेशन पर बना रहता है और बहुत ही कम डैमेज होता है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो सेल्स हैं ये बहुत रैपिडली ग्रो करती हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करती हैं और सराउंडिंग जो नॉर्मल टिश्यूज सेल्स है उनको भी इन्फेक्ट कर देती हैं, और इसकी वजह से अच्छा खासा डैमेज जो है वो देखने को मिलता है। और इसी वजह से कहा जाता है कि जब ये कंडीशन आ जाती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर वाली कंडीशन आ जाती है, तो वहाँ पर ट्रीटमेंट तो हम ले सकते हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता, क्योर नहीं मिल पाता है। As these cells actively divide and grow, they also starve the normal cells by competing for vital nutrients. अब ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर की सेल्स की हमने बात की है, तो जैसे कि देखा कि ये बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये जब सेल्स बहुत ही एक्टिवली रैपिडली ग्रो कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि सराउंडिंग जो नॉर्मल टिश्यू और सेल है उसको तो इन्फेक्ट कर ही रही हैं, साथ ही साथ उसके साथ जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके साथ compete भी करती हैं वाइटल न्यूट्रिएंट्स के लिए। अब जब जो कैंसरस सेल्स हैं नॉर्मल सेल्स के साथ न्यूट्रिएंट्स के लिए compete करेंगी, तो जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा तो जो नॉर्मल सेल्स का काउंट है बॉडी में वो तो बहुत ही कम हो जाएगा। बचेंगे क्या? जो कैंसरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं वही बचेंगे, और इसकी वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। वीक होने की वजह से जो भी हम इसका ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा होता है। सो इसी के साथ हमारे दोनों टाइप जो है ट्यूमर के, बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसका कॉन्सेप्ट होता है क्लियर। आई होप कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर यदि कोई क्वेरी रहती है, कोई कंफ्यूजन रहता है, तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। Cells sludged from such tumors reach distant sites through blood and wherever they get locked in the body and start a new tumor there। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जो सेल का मास है, ठीक है, सेल मास है, जो ट्यूमर सेल्स हैं उसका जो मास है, या फिर बहुत सारी जो सेल्स एक प्लेस पर प्रेजेंट है तो वो मूव करती हैं दूसरे प्लेस पर। अब इनका जो मूवमेंट है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने का, वो किसके थ्रू होता है? वो होता है ब्लड के थ्रू, ब्लड के थ्रू होता है। और उसके बाद जब एक प्लेस से जब ये दूसरे प्लेस पर जा रही हैं ब्लड के थ्रू, तो वहाँ पर जाकर ये क्या होती हैं? फिट हो जाती हैं, लॉक्ड हो जाती हैं, और उस पर्टिकुलर जहाँ पर इन्फेक्शन नहीं था, ट्यूमर सेल्स नहीं थी, नॉर्मल सेल्स प्रेजेंट थी, वहाँ पर जाकर ये क्या करती है? न्यू ट्यूमर जो है उसका फॉर्मेशन करती है। कहने का मतलब हो गया कि जो नॉर्मल सेल्स थी उनको भी इन्फेक्ट करके कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर देती हैं। और ये जो प्रोसेस होता है
है कि सेल मास एक प्लेस से ब्लड के थ्रू दूसरे प्लेस पर गया, वहाँ पर वो फिट हुआ, फिट होने के बाद न्यू ट्यूमर का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम मेटास्टेसिस के नाम से जानते हैं। आई होप कि मेटास्टेसिस का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आगे की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कॉज ऑफ कैंसर क्या है। अब ये जो कैंसर है वो किस की वजह से कॉज होता है, जैसे कि कल के वीडियो में हमने एड्स के बारे में पढ़ा डिटेल में। तो एड्स का जो कॉजेटिव एजेंट था वो एक वायरल डिजीज़ है, वायरस के थ्रू कॉज हो रहा था। क्या कैंसर को कोई वायरस कॉज करता है या कोई बैक्टीरिया कॉज करता है? नहीं, कुछ फिजिकल, कुछ केमिकल, कुछ बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं जिसकी वजह से बॉडी की जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है, स्पेशली डीएनए में जो बेस पेयरिंग है वो डैमेज हो जाती है। उसके डैमेज होने की वजह से सेल्स जो हैं वो एबनॉर्मली ग्रो करती हैं, रैपिडली डिवाइड करती हैं और उसकी वजह से कैंसर जो है वो कॉज होता है। सो कॉज ऑफ कैंसर में हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यू नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल्स। जो नॉर्मल सेल हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं कैंसरस सेल्स, जिसको हम न्यूप्लास्टिक ट्यूमर सेल्स के नाम से भी जानते हैं। किस वजह से? ये किस वजह से होता है? कोई फिजिकल एजेंट है, कोई केमिकल एजेंट है या फिर कोई बायोलॉजिकल एजेंट है, मॉलिक्यूल है, कोई प्रोसेस है बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल। इसकी वजह से क्या होता है, नॉर्मल सेल्स जो हैं वो कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इसमें भी क्या होता है कि जो नॉर्मल सेल्स का जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ डीएनए में भी जो बेस पेयरिंग होती है उसमें क्या होता है, गड़बड़ी हो जाती है। उसकी वजह से सेल्स जो हैं एबनॉर्मली ग्रो करना, डिवाइड करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल सेल्स जो हैं वो कैंसरस सेल्स में डेवलप हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं। अब ये जो एजेंट हैं, चाहे वो फिजिकल एजेंट हो, केमिकल एजेंट हो, बायोलॉजिकल एजेंट हो, जो कि कैंसर कॉज करा रहा है, कैंसरस सेल्स डेवलप कर रहा है, इन एजेंट को हम कार्सिनोजेंस के नाम से जानते हैं। कार्सिनोजेन क्या है? वो सब्सटेंस होता है जो कैंसर कॉजिंग काम कर रहा होता है, कैंसर कॉजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। अब इसमें आ जाता है कि कुछ आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, जैसे कि एक्स रेज हो गया या फिर गामा रेज की बात करें। कुछ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं जैसे कि यूवी रेज। ये क्या करती हैं? कॉज डीएनए डैमेज लीडिंग टू न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसका कहने का यही मतलब हो गया कि अगर आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं, जैसे कि हम जानते हैं एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक रेज होती हैं, इनके कांटेक्ट में आने की वजह से बॉडी में जो डीएनए का डैमेज होता है, डीएनए की जो बेस पेयरिंग है वो ब्रेक हो जाती है, डैमेज हो जाती है। और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस में भी यूवी रेज आती है। सो ये जो रेज हैं इनके कांटेक्ट में अगर कोई इंडिविजुअल आ भी जाता है तो उसकी बॉडी का जो डीएनए है उसमें जो बेस पेयरिंग है वो डैमेज हो जाती है और इसकी वजह से नॉर्मल सेल्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं कैंसरस सेल्स, न्यूप्लास्टिक या फिर ट्यूमर सेल्स में। ये हो गई आयनाइजिंग रेडिएशन जो कि आ जाते हैं फिजिकल एजेंट के अंदर। उसके बाद केमिकल कार्सिनोजेंस, जैसे कि जब हम बड़ी क्लासेस में जाएंगे या फिर आगे और डिटेल में डिस्कशन पर जाएंगे तो एक टेक्निक होती है जिसमें हम डीएनए के जो बैंड्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो उसमें एक केमिकल सब्सटेंस इथिडियम ब्रोमाइड यूज़ किया जाता है जिसको हम ETBR के नाम से जानते हैं। और अगर यदि प्रोटीन्स की स्टडी की जाए तो वहाँ पर एक टेक्निक यूज़ होती है जिसको हम SDS पेज के नाम से जानते हैं। तो उसमें जो सोडियम डो डिकाइल सल्फेट नाम का केमिकल होता है, ये केमिकल होते हैं कार्सिनोजेंस होते हैं। इनकी वजह से, इनके कांटेक्ट में आने की वजह से किसी किसी इंडिविजुअल का जो डीएनए है वो डैमेज हो सकता है। सो इसीलिए कहा जाता है कि जब इन टेक्निक्स को परफॉर्म किया जा रहा है तो प्रॉपरली ग्लव्स पहन के करें और बहुत ही केयरफुली काम करें जिससे कि हमारी जो स्किन है इन कार्सिनोजन, इन केमिकल जो कार्सिनोजेनिक नेचर के होते हैं उसके कांटेक्ट में कम से कम आए। ऐसा नहीं है कि जरा सा टच होने पे ही ये केमिकल्स जो हैं वो हमारे नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होता। ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोलॉन्ग प्रोसेस होता है, बट फिर भी प्रिकॉशंस के साथ ये सारे के सारे टेक्निक्स जो हैं, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो हैं उनको परफॉर्म करना चाहिए। सो
केमिकल कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन टोबैको। इन केमिकल कार्सिनोजेंस जो मैंने बताया उसके अलावा भी जो टोबैको होता है, दैट मीन्स कि तंबाकू, जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें ये आइडेंटिफाई किया गया है मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर। इसमें कुछ ऐसा केमिकल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से लंग कैंसर जो है, या फिर हम बात करें कि जो बहुत सारे लोग टोबैको कंज्यूम करते हैं, मतलब कि तंबाकू खाते हैं, तो उनमें ओरल कैविटी जो है उसका भी कैंसर देखने को मिलता है। सो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें, स्मोकिंग हो गई, टोबैको च्यूइंग हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें कितनी हार्मफुल होती हैं। कैंसर कॉजिंग वायरसेस, इसके अलावा कुछ कैंसर कॉजिंग वायरसेस हैं, जैसे कि ये आ जाएंगे हमारे बायोलॉजिकल एजेंट में जो कि लिविंग होते हैं। सो कैंसर कॉजिंग वायरसेस जिनको हम ऑन्कोजेनिक वायरसेस के नाम से जानते हैं, इनके पास एक जीन होता है जिसको हम वायरल ऑन्कोजीन के नाम से जानते हैं। तो ये वायरस का अगर इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से भी हमें कैंसर होने के चांसेस होते हैं। फर्दर मोर सेवरल जीन्स कॉल्ड सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स, जिसको हम शॉर्ट में ऑन्क के नाम से जानते हैं, या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो हैं, हैव बीन आइडेंटिफाइड नॉर्मल सेल्स। नॉर्मल सेल्स में इस टाइप के जीन्स जो है उनको आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि क्या कहते हैं, कुछ सर्टेन कंडीशंस, दैट मीन्स कि अपनी फेवरेबल कंडीशंस में एक्टिवेट होते हैं एंड कुड लीड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल्स। सो ये जो कॉज ऑफ कैंसर था, इसमें 3 एजेंट होते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। अगर यदि हम यहाँ पर बात करें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट की, तो 1 बाय 1 अगर हम लिखें, फिजिकल एजेंट में आ जाते हैं हमारे आयनाइजिंग रेडिएशंस, जिसके एग्जाम्पल हमने देख लिया कि एक्स-रेज हो गई, ये गामा रेज हो गई, ये 2 हो जाते हैं हमारे आयनाइजिंग रेडिएशंस। दूसरा जो फिजिकल एजेंट है उसमें आ जाता है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है यूवी रेज। ये हो गए फिजिकल एजेंट जो कि कैंसर कॉजिंग एजेंट हैं। उसके बाद अगर यदि हम केमिकल एजेंट की बात करें, केमिकल एजेंट्स की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो टोबैको जो है उसमें कुछ केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। जो स्मोक करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, उसमें केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। इसी के साथ साथ एक ETBR नाम का केमिकल होता है जो कि कैंसर कॉज करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उसके अलावा SDS सोडियम डोडेकाइल सल्फेट, जिसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि प्रोटीन की स्टडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है ये केमिकल। और ETBR जो है ये DNA के बैंड्स जो हैं, DNA की स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये 2 और केमिकल हैं जो कि कैंसर कॉजिंग होते हैं। उसके साथ साथ अगर यदि हम बायोलॉजिकल एजेंट की बात करें, बायोलॉजिकल एजेंट में कुछ वायरसेस जो हैं जिनको हम ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं, तो ये जो वायरस हैं इनमें कुछ वायरल ऑन्कोजीन्स होते हैं, वो कॉज करते हैं कैंसर, यहाँ से हम देख सकते हैं। उसी के साथ साथ कुछ अदर जीन्स भी होते हैं जिनको हम सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स, शॉर्ट में ऑन्क के और या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन्स के नाम से जानते हैं, जो कि नॉर्मल सेल्स में आइडेंटिफाई किए गए हैं। और जब इनको अपनी फेवरेबल सुइटेबल कंडीशन मिलती है उस टाइम पर ये एक्टिवेट होते हैं और नॉर्मल सेल्स जो हैं उनको कैंसर सेल्स में कन्वर्ट करने का काम कर देते हैं। सो इसी के साथ ये हो जाता है कॉज ऑफ कैंसर क्या है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात की जाती है कि कॉज ऑफ कैंसर में हमने देख लिया कि कोई फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट है जो कि कैंसर को कॉज करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उसी के साथ साथ कैसे हम डिटेक्ट कराएंगे, कैसे उसका डायग्नोसिस होगा कैंसर का। सो अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज़ एसेंशियल। अगर यदि हमें अर्ली स्टेज में ही पता चल जाता है, कैंसर का डिटेक्शन हो जाता है, तो इस डिज़ीज़ के लिए हम बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट करा सकते हैं और वो ट्रीटमेंट बहुत ही
अच्छे खासे परसेंटेज में सक्सेसफुल भी हो जाता है। बट अगर यदि बहुत ही लेटर स्टेज पर हमें इसका डिटेक्शन होता है, हमें पता चलता है, तो उस टाइम पर भी हम ट्रीटमेंट करा सकते हैं, कराते हैं इवन, लेकिन उसका कितना सक्सेसफुल रेट होगा ये नहीं पता होता है। सो अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल एज इट अलाउ द डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली। इसको सक्सेसफुली ट्रीट किया जा सकता है अगर अर्ली स्टेज में इसका डिटेक्शन हो गया तो। कैंसर डिटेक्शन जो है, अब ये जो डिटेक्शन है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, तो ये बेस्ड होता है बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज पर। ठीक है, एक बायोप्सी का प्रोसेस होता है, एक होता है हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमें पता चला कि हमारी बॉडी में किसी भी पर्टिकुलर रीजन पर यहाँ पर कैंसर का शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर रीजन से हम एक सैंपल के तौर पर कुछ पीस जो है वो कट कराएंगे। कट कराने के बाद उसको क्या करेंगे, स्टेन करेंगे। स्टेन करने के बाद उसको माइक्रोस्कोप जो होता है इंस्ट्रूमेंट, उसके अंदर में एग्जामाइन करेंगे। वहाँ पर स्पेशली ये देखा जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर रीजन से हमने पीस कट किया है इसमें सेल्स की क्या कंडीशन है, नॉर्मली ग्रो कर रही हैं या फिर बहुत ही एबनॉर्मली ग्रोथ हो रही है, रैपिडली डिवाइड करेंगे। ये चीज़ जो है डिटेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा होता है। सो कैंसर डिटेक्शन जो है वो बेस्ड होता है बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ टिश्यू एंड ब्लड। ये दो प्रोसेस जो हैं टिश्यू और ब्लड सैंपल के लिए किए जाते हैं। बट अगर यदि हमें बोन मैरो के टेस्ट करना हो तो उससे बोन मैरो का जो टेस्ट है वो कैसे किस लिए किया जाता है, इसमें हम ये चेक करते हैं कि जो सेल्स का नंबर है, जो सेल इंक्रीज हो रही हैं उसका काउंट कितना है, सेल नंबर जो है उसको देखा जाता है बोन मैरो टेस्ट के थ्रू। सो कैंसर का डिटेक्शन कैसे होता है, बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज के थ्रू टिश्यू और ब्लड की स्टडी की जाती है। जबकि बोन मैरो टेस्ट जो है उसके थ्रू ये चेक किया जाता है इंक्रीज्ड सेल काउंट इन द केस ऑफ ल्यूकेमियाज। ल्यूकेमियाज कहने का मतलब ये हो गया कि अगर यदि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनमें एबनॉर्मली ग्रोथ हो रही है, एबनॉर्मली ग्रो कर रही हैं, तो बोन मैरो टेस्ट जो है वो डन किया जाता है, जिसके थ्रू हम ये देखते हैं कि जो सेल काउंट है, सेल का जो नंबर है वो किस रेट से इंक्रीज्ड हो रहा है। बायोप्सी जो प्रोसेस है या फिर हम कहेंगे हिस्टोपैथोलॉजिकल जो स्टडीज़ है, इसमें क्या होता है कि एक पीस जो है सस्पेक्टेड टिश्यू जो का कहने का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर हमें एक आशंका सी है, सस्पेक्शन है कि इस पर्टिकुलर रीज़न पर हमें कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस पर्टिकुलर सस्पेक्टेड टिश्यू जो है उसका एक पीस कट किया जाता है, थिन सेक्शंस में उसको कट करते हैं। कट करने के बाद उसको स्टेन किया जाता है, स्टेन करने के बाद उसको एग्जामाइन किया जाता है, उसकी स्टडी की जाती है माइक्रोस्कोप के अंडर, जिसको हम हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ के नाम से भी जानते हैं। सो इस तरीके से कैंसर का डिटेक्शन किया जाता है। अब डायग्नोसिस की बात आती है कि डायग्नोसिस में क्या होता है। सो कुछ टेक्निक्स जैसे कि रेडियोग्राफी, यूज़ ऑफ एक्सरेज, ठीक है, उसके अलावा सीटी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, या फिर एमआरआई हम बोले, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये कुछ टेक्निक्स हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल होती हैं डिटेक्ट करने के लिए। इंटरनल ऑर्गन्स में अगर कैंसर की प्रॉब्लम है, कैंसर हो रहा है, तो इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी के लिए, उसमें डिटेक्ट करने के लिए कैंसर को, ये सारी की सारी टेक्निक्स जो हैं यूज़ की जाती हैं। रेडियोग्राफी में जिसमें एक्सरेज को यूज़ किया जाता है, सीटी जिसमें कंप्यूटेड टोमोग्राफी बोलते हैं, एमआरआई जो है उसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है। सो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो कि इंटरनल ऑर्गन्स में अगर कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए बहुत ही यूज़फुल टेक्निक्स होती हैं। अब बात आती है कि जो ये सीटी है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो है, इसमें भी एक्सरेज जो है उसको यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू 3 डायमेंशनल इमेज जो है वो जनरेट की जाती है इंटरनल ऑर्गन या फिर इंटरनल ऑब्जेक्ट जो है उसकी, और उसके थ्रू ये चीज़ डिटेक्ट की जाती है कि इस पर्टिकुलर इंटरनल ऑब्जेक्ट, इंटरनल रीजन पर कैंसर तो नहीं है। उसके बाद जो एमआरआई है, इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, जैसे कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का क्या एग्जाम्पल है, यूवी रेज। सो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड
उसके साथ साथ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जो कि यूवी रेज होती है, इसको यूज़ किया जाता है, जिससे कि एक्यूरेटली बहुत अच्छे खासे कंफर्म बेसिस पर एक्यूरेटली डिटेक्ट किया जा सके पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन दी लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू की स्टडी करने के लिए हम एमआरआई टेक्निक जो है उसको यूज़ करते हैं। एमआरआई टेक्निक जो है उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूवी रेज जो है उसको यूज़ किया जाता है, जिससे कि हम लिविंग टिश्यू जो है उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकें। ये चीज़ होती हैं एमआरआई, सीटी, रेडियोग्राफी, ये कुछ टेक्निक्स हैं जो कि कैंसर के डिटेक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं। अब आती है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। सो द कॉमन अप्रोचेज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर सर्जरी। अगर यदि किसी को कैंसर की प्रॉब्लम हुई है तो सबसे जो कॉमन ट्रीटमेंट है इसका वो क्या है, सर्जरी है, रेडिएशन थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, ये कुछ प्रोसेस हैं। अब क्या होता है कि जो रेडियोथेरेपी है इसमें क्या होता है, ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लीथली टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग द ट्यूमर मास। जो रेडियोथेरेपी है उसमें रेडिएशंस जो हैं, जैसे कि चाहे वो एक्स रेज हो गए, गामा रेज हो गए, यूवी रेज हो गए, इनके साथ एक्सपोज किया जाता है उस पर्टिकुलर रीजन को। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो कैंसर सेल हैं उनको तो हम रेडिएशंस के थ्रू एक्सपोज कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल जो टिश्यू सेल्स हैं उसके सराउंडिंग वो जो हैं उनको किसी भी तरीके का हार्म ना हो, उनकी प्रॉपर केयर करके ये प्रोसेस जो है वो डन किया जाता है। सेवरल कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू किल कैंसरस सेल्स। कुछ कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स होती हैं, कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो कि कैंसरस सेल्स को किल करने का काम करती हैं, किल कर देती हैं लेकिन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती हैं। सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ट्यूमर्स। कुछ स्पेसिफिक होती हैं पर्टिकुलर ट्यूमर्स के लिए, जैसे कि अगर यदि किसी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो उसके लिए वो स्पेसिफिक डिजीज ड्रग होगी। अगर यदि प्रोस्टेट कैंसर है, लंग कैंसर है, ओरल कैंसर है, तो ये जो स्पेसिफिक कैंसर्स होते हैं, पर्टिकुलर ट्यूमर्स जो होते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक ड्रग जो है वो यूज़ की जाती है। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग हैव साइड इफ़ेक्ट। अब ये जो कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स हैं, मेडिसिन्स जो यूज़ की जाती हैं कैंसरस सेल्स को किल करने के लिए, इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि हेयर लॉस हो जाते हैं, एनीमिया की कंडीशन हो जाती है, और भी बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलती है। इवन इम्यून सिस्टम तो बहुत ही ज़्यादा वीक हो ही जाता है। मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। मोस्टली जो कैंसर्स हैं उनको ट्रीट कैसे किया जाता है, कॉम्बिनेशन में, कि सर्जरी के साथ साथ रेडियोथेरेपी भी दी जाएगी और कीमोथेरेपी भी की जाएगी। ये कुछ कॉम्बिनेशंस के साथ कैंसर सेल्स जो हैं या कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। जो ट्यूमर सेल्स हैं वो शो नहीं करती हैं, अवॉइड करती हैं डिटेक्शन और डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। देयरफॉर द पेशेंट आर गिवन सब्सटेंस कॉल्ड biological response modifiers such as interferon which activate their immune system and help in destroying the tumor cells। so interferon नाम की जो प्रोटीन्स होती हैं, interferon नाम का जो केमिकल होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, हेल्प करता है, मॉडिफाई करता है कि ये नेचुरली भी जो ट्यूमर सेल्स हैं, कैंसर सेल्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करे और थोड़ा इम्यून सिस्टम जो है वो भी हमारा अच्छे से काम करे। सो इसी के साथ हमारा कैंसर का जो टॉपिक है वो हो जाता है फिनिश। आई होप कि कैंसर का जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो टाइप है ट्यूमर के, वो उसका डायग्नोसिस, उसका डिटेक्शन, ट्रीटमेंट, कॉज ऑफ क्या है, तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी अगर यदि कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और रेगुलर बेसिस पर स्टडी करें एंड अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।